नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। ये वन शॉट वीडियो रहेगा, ये रिवीजन सीरीज है, आप सभी को मालूम है। तो वैसे आपके एग्जाम से पहले सभी चैप्टर की जो रिवीजन वीडियो है मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर को आप सभी को मालूम है कि 3 पार्ट्स में मैंने एनिमेशन के थ्रू समझाया हुआ है। तो आप सभी इन तीनों वीडियो को भी ज़रूर देखिए और आप इस चैप्टर को और भी आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में ना बहुत सारे टॉपिक जो है और न्यू एनसीईआरटी जो बुक आई है उसमें नहीं है, उन टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। बस 4 से 5 टॉपिक है जो कि हमें इस चैप्टर में करने का है। जैसे कि सबसे पहले विकास के अलग अलग विचार जो है ना, मतलब जो भी बहस चले थे विकास के विचार को लेके उसकी हम बात करेंगे। नियोजन वाला जो टॉपिक है वो रहेगा, योजना आयोग का टॉपिक रहेगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, है ना। और आपका जो तीव्र औद्योगिकरण यानी कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसके बारे में ही बस आपको समझना है। लगभग 5 टॉपिक ही है। जैसे हरित क्रांति वाला टॉपिक था आपका, श्वेत क्रांति वाला टॉपिक था, है ना, वो खाद्यान्न संकट वाला टॉपिक था, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इस साल के सिलेबस में नहीं है, बल्कि मतलब ये यूँ कह दो कि एनसीईआरटी से उसको रिमूव ही कर दिया है उन टॉपिक को, ठीक है। तो बस अपने को इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक समझने हैं, ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है ये चैप्टर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी पीडीएफ में और एक एक करके सभी टॉपिक्स को समझना शुरू करते हैं। सो प्यारे बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपनी इस पीडीएफ में और ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा राजनीतिक फैसले और विकास, जिसमें उड़ीसा का एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से उड़ीसा में जब पता लगता है कि यहाँ पे विशाल मात्रा में लोहा अयस्क के भंडार है, तो यहाँ पे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देती है ना। लेकिन यहाँ के आदिवासियों के लिए देखो, वैसे तो लोहा अयस्क मिल रहा है तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के जो मूलवासी है उनके लिए ये नुकसानदायक भी है ना। तो देखिए, जब विकास की कोई भी योजना चलाई जाती है तो वो सभी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। अगर एक के लिए फ़ायदेमंद है तो दूसरे के लिए वो नुकसानदायक भी होगा, है ना। क्योंकि अब जो बहुत सारे पर्यावरणविद है उनका मानना ये है कि भाई खनन कार्य से क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाएगा, है ना। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भाई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोहे की ज़रूरत हमारे को औद्योगिकरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है ना। तो ये एक तरीके से इसमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि विकास जो है वो सभी के लिए विकास नहीं होता है, बल्कि एक के लिए विकास है तो दूसरे के लिए हानिकारक भी होता है ना। अगला टॉपिक आपका है राजनीतिक टकराव। देखिए, आज़ादी के बाद देश में कई फैसले लिए गए। यह फैसला आर्थिक विकास के मॉडल या यूँ कहे तो एक विजन की तरह था, मतलब एक हम विजन बना के चल रहे थे और सभी नेता लोग इस बात पे सहमत थे कि भाई विकास का अर्थ जो है वो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक और सामाजिक न्याय होना चाहिए। मतलब कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे कि फ़ायदा सभी को मिले, है ना। विकास की धारणाओं की अगर हम बात करें तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि आधुनिकीकरण का मतलब ये था कि हमें पश्चिमी देशों की तरह बनना है। ज़्यादातर विद्वान यही मानते थे, ज़्यादातर नेता ये मानते थे कि हमें पश्चिमी देशों की तरह बनना होगा। विकास का मतलब ही यही था, आधुनिकीकरण का मतलब ही यही था। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ विकास के 2 मॉडल थे हमारे सामने, है ना। कौन कौन से 2 मॉडल थे भाई? एक तो उदारवाद या पूंजीवाद जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें सारी संपत्ति पे निजी लोगों का अधिकार होता है, सरकार का नहीं होता है ना। और ये मॉडल कहाँ चल रहा था भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में चल रहा था, पश्चिमी यूरोप की जो देश है वहाँ पे यही मॉडल था। दूसरा जो मॉडल था वो समाजवाद का मॉडल था, जो कि सोवियत संघ में विकसित हुआ था। और हिंदुस्तान के बहुत सारे लीडर्स जो थे वो सोवियत संघ के विकास की योजनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो वो इसको अपनाना चाहते थे, है ना। इन लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस में जो नेहरू जी थे वो भी सोवियत मॉडल पे ही चलना चाहते थे, है ना। आज़ादी के आंदोलन के दौरान नेताओं में सहमति बन गई कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा आज़ाद भारत की सरकार को होना चाहिए। मतलब कि लोगों की भलाई के लिए योजना बनाने का अधिकार सारे कामकाज सरकार को करना चाहिए, है ना। कुछ औद्योगिकरण को सही रास्ता मानते थे और कुछ का नज़र ये था कि हमें कृषि के विकास पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे बहस चल रहे थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय। अब अगला टॉपिक आता है दक्षिणपंथी और वामपंथी। इन दो विचारधाराओं को हम समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है और आपको समझने में भी आसानी से आ जाएगा। देखिए, दक्षिणपंथी जो है, दक्षिणपंथी वो लोग होते हैं जो कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले हैं
और ये चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार का जो हस्तक्षेप है वो कम से कम हो। सरकार जो है ना वो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा दखल अंदाजी ना करे, और जो मतलब अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं अपने आप जो कंपटीशन होगा वहाँ पे निजी पूंजीपति लोगों के बीच में जो कंपटीशन होगा उसी के आधार पर अर्थव्यवस्था में हर चीज़ों का निर्धारण होना चाहिए। सरकार को दखल अंदाजी अर्थव्यवस्था में नहीं करना चाहिए, है ना। ये कहीं ना कहीं पूंजीवादी को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। दक्षिणपंथियों की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ वामपंथी की अगर हम बात करें तो ये गरीबों की भलाई की बात करते हैं। जहाँ दक्षिणपंथी हमारा पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट करता है, वामपंथी कह दो कि समाजवादी विचारधारा को सपोर्ट करता है। ये जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके भलाई के लिए योजना बनाने वाली जो सरकार है उसका पक्ष लेते हैं, और वो चाहते हैं कि गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जाए, उनके विकास पे ध्यान दिया जाना चाहिए, मतलब समाज में समानता की स्थापना हो, ऐसा ही चाहते हैं, ठीक है। तो ये वामपंथी विचारधारा हो गई जो गरीबों की भलाई की बात करते हैं। अगला आता है योजना आयोग। देखिए आप सभी को पता है कि अगर हमें नियोजित विकास करना है तो हमें योजनाएं बनानी होती है ना। अगर आपको अपने क्लास में 90 या 95% मार्क्स लाने हैं आपको, तो एक योजना के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, एक नियोजन बनाना होता है कि भाई हाँ इस तरीके से हमें ये चीज़ें करनी है। तो ऐसे ही देश में भी हमें देश के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनानी है ना। बहुत सारे प्लान्स हमें बनाने होते हैं। तो इसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया मार्च 1950 में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिश तभी प्रभावकारी होती है जब मंत्रिमंडल इसे मंजूरी दे देती है, ठीक है। अब देखिए आप सभी को पता है कि इस योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है और इसको नीति आयोग 1 जनवरी 2015 की मैं बात करूँ तो इसका नाम बदला गया है, चेंज कर दिया गया है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है। तो नीति आयोग अब योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग है? नीति आयोग है। ये याद रखना, 1 नंबर में आता है। और कब बनाई गई थी ये नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015। किसके जगह पे काम कर रही है? तो योजना आयोग की जगह पे काम कर रही है। इस चीज़ को आप सभी जरूर याद रखें, ठीक है। अब देखिए नियोजन वाला टॉपिक आता है। तो भारत के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार 1940 से 50 के दशक में पूरे विश्व में समर्थन मिलने लगे थे। मतलब जैसे अर्थव्यवस्था की विकास की अगर हम बात करें तो नियोजित ढंग से चलाने के लिए पूरे विश्व में जो समर्थन मिल रहा था 1940 से 50 के दशक से ही सब देश चाहते थे कि अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को नियोजित ढंग से हम क्या करें, विकास करें। अब जैसे भारत की बात करें तो 1944 में क्या होता है? उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट होता है और इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया कि भाई भारत सरकार को भी क्या करना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नियोजित ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। और एक प्रस्ताव उन्होंने तैयार किया, इसी को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बॉम्बे प्लान क्या था? तो 1944 में बम्बई के कुछ उद्योगपति इकट्ठे हुए, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उन उद्योगपतियों ने ये सिफारिश की, ये प्रस्ताव तैयार किया कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को नियोजित ढंग से चलाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे प्लान चाहता था कि सरकार औद्योगिकरण तथा आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, है ना। औद्योगिकरण को बढ़ावा दे सरकार, निवेश के क्षेत्र में अपना एक तरीके से दखलंदाजी करे, कदम उठाए। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता लेता? दक्षिणपंथी, वामपंथी या फैसला लेने के लिए योजना आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि भाई हमें दक्षिणपंथी वाली विचारधारा को अपनाना चाहिए, वामपंथी वाली विचारधारा के अकॉर्डिंग हमें योजनाएं बनानी चाहिए। इसमें योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब देखिए शुरुआती कदम की अगर हम बात करें तो योजना आयोग ने कहा कि हमें पंचवर्षीय योजना को अपनाना चाहिए। पंचवर्षीय योजना के रास्ता को चुना। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार किया, है ना, जिसमें अगले 5 साल के लिए अपनी आमदनी और खर्चे की योजना बनाई गई कि भाई 5 साल में हमारी यहाँ से जो भी आमदनी होगी उसको हम इस क्षेत्र में क्या करेंगे, खर्च कर देंगे। इस आयोग के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों की बजट को 2 भागों में बांटा गया था। जो भी केंद्र सरकार थे और राज्य सरकार की जो बजट थी उसको 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग गैर योजना व्यय था। गैर योजना व्यय यानी कि जो कई बार क्या होता है कि भाई आपने योजना नहीं बनाया, इमरजेंसी में आपको पैसे खर्च करना पड़ सकता है कभी भी, है ना। तो ये हो जाएगा गैर योजना व्यय, ठीक है, जो कि सालाना आधार पे जो देनदारी पर जो भी खर्च होती थी उसकी बात करता है, सालाना आधार पे, यानी कि कभी भी किसी भी चीज़ में पैसे एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं। दूसरा योजना व्यय था जो कि पूरे 5 वर्ष के लिए पूरा योजना बना के इसको खर्च किया जाना था, है ना। अब देखियो 1951 में हमारा जो है पहला पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो तैयार किया जाता है और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया
जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में चलता है, दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 में, तीसरा जो पंचवर्षीय योजना रहेगा 1961 में और चौथा 1966 में। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना का डेट आप जरूर याद रखिए। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर आप बात करेंगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 51 से 56 में चला है ना। योजना की योजनाकार कौन थे? के.एन. राज। ठीक है, योजनाकार कौन थे? के.एन. राज थे। इस योजना में धीमी प्रक्रिया से विकास पर जोर दिया गया था कि भाई धीमी गति से चलेंगे हम, ज़्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर किस पे दिया गया था? कृषि पे। कृषि क्षेत्र के विकास को महत्व दिया गया था, इसको आप जरूर याद रखिए। इसके अंतर्गत बांध, सिंचाई के जो साधन है उसका निर्माण किया गया। भांगड़ा नांगल जैसे बांध जो है, ठीक है, नांगल बांध जैसे जो विशालकाय जो परियोजनाएं हैं वो इसी समय में शुरू की गई थी, इसी समय इसको धनराशि प्रदान की गई थी। ठीक है, इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और देश के विकास की बुनियादी जो भी चीज़ें थी उस पर ध्यान दिया गया था। मुख्य जो ध्यान जो फोकस था वो किस क्षेत्र में था? कृषि क्षेत्र में था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। इस चीज़ को आप जरूर याद रखिए। अगला है औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः आपको बताया गया है दूसरे पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर ध्यान दिया गया था, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने पे इसका मतलब मुख्य फोकस था। और पीसी महालनोबिस जो थे बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हमारे देश के रहे, तो ये हमारे इस योजना के योजनाकार थे। ठीक है, जहां हमने पहली योजना में धीमी गति से विकास पर जोर दिया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमें तेज गति से विकास करना था, है ना। सरकार ने देशी उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात पर भारी शुल्क लगा दिया। भाई आयात करने ही नहीं दे रहे हैं, है ना, ताकि हमारे जो देसी उद्योग है उनको संरक्षण मिल सके, उनके सामानों को संरक्षण मिल सके। इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ने में मदद मिली। भाई अपने देश के अंदर ही बनाओ और अपने देश के अंदर ही खाओ बेचो। ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीन, संचार जैसी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया गया। जो भी बड़े उद्योग थे वो सब सार्वजनिक क्षेत्र में चल रहे थे, सरकारी जो क्षेत्र है उसमें चल रही थी, है ना। लेकिन यह योजना ज़्यादा सफल नहीं हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना से ज़्यादा लग नहीं रही थी, मतलब ये ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ उतना ज़्यादा, मतलब जो उन्होंने प्लान बनाया था योजनाकारों ने कि भाई इतनी तेज़ गति से हम अपनी अर्थव्यवस्था को लेके जाएंगे इस 5 वर्ष में, वो सही सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो मतलब आपके जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो भाई इतने ही टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आपको नया सिलेबस दिखाया है उसके अकॉर्डिंग आपकी इस चैप्टर से इतने ही टॉपिक है और कोई टॉपिक है नहीं। चैप्टर को बहुत छोटा कर दिया है, बहुत ज़्यादा छोटा, है ना, लगभग 5-6 पेज का चैप्टर रह गया है आपका। तो मेरे हिसाब से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। एक टॉपिक रह गया केरल मॉडल। ठीक है, इस पीडीएफ में नहीं है इसीलिए मैं अलग से आपको बता देता हूँ केरल मॉडल क्या था। तो केरल में विकास के लिए, आर्थिक विकास और आर्थिक नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया था उसको केरल मॉडल कहा जाता है, और जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, कृषि, है ना, और दूसरे क्षेत्रों पे पैसे आवंटन किए गए थे, फोकस किया गया था। और इस वजह से आपको पता है कि शिक्षा की आप बात कर लो, स्वास्थ्य की बात कर लो, तो पूरे भारत में सबसे बढ़िया जो शिक्षा व्यवस्था है केरल की है, स्वास्थ्य व्यवस्था केरल की है ना। इस वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी हो रही है। ठीक है, तो ये विकास के लिए केरल में जो मॉडल अपनाया गया, नियोजन के लिए जो केरल में जो मॉडल अपनाया गया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केरल मॉडल बोलते हैं। इसको आप लोग जरूर याद रखिए, पेपर में 1 नंबर में आ सकता है या 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।